अमीर और गरीब बेटी की गोद भराई। शांति देवी अपनी दोनों बेटियों की शादी करके गरीब झोपड़ी में तन्हा सी हो गई थी। वो दोनों बेटियों की बचपन की तस्वीर देख रही थी कि उसकी बड़ी बेटी सोफिया का फोन आ जाता है। हाँ हेलो, कौन? क्या बात है माँ, शादी के बाद मुझे भूल गई हो क्या? अभी तो शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अरे सोफिया बेटी, तू कैसी है मेरी बच्ची? मैं तुझे ही याद कर रही थी। मेरा फोन टूट गया है ना, तो नाम नहीं दिखाई दे रहा। ओहो, अब आपकी गरीबी का तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको एक खुशखबरी जरूर देना चाहती हूँ। आप नानी बनने वाली हो, इसीलिए मेरे बच्चे के आने की तैयारी शुरू कर दीजिए आप। क्या सच में मैं नानी बनने वाली हूँ? और तू माँ? सही कहा है किसी ने, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। कल तू मेरी गोद में होती थी और अब तेरी गोद में एक नन्ही जान आने वाली है। भगवान तुझे और तेरे बच्चे को बहुत आशीर्वाद दे। और तू खूब ख्याल रखना अपना। सर्दी शुरू होने वाली है तो ठंड से बचना। ठीक है माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, आप भी अपना ख्याल रखना। फोन कट जाता है और शांति खुशी से अपने बक्से में ऊन का गोला ढूंढने लगती है, लेकिन उसके बक्से में कोई ऊन का गोला नहीं होता और ना ही उसके पास पैसे होते हैं। वह चाय की दुकान पर से चाय लेकर बाजार में लोगों को देने जाती है, जिसका उसे दिन का 50 रुपए मिलता है और एक महीने की मेहनत से वह ऊन का गोला खरीद लेती है और बच्चे के लिए स्वेटर बनाने लगती है कि 2 दिन बाद उसकी छोटी बेटी अनन्या घर आती है और अपनी माँ के गले लगती है। माँ कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू अचानक कैसे आई? आपकी याद आ रही थी इसलिए आपसे मिलने आ गई। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? और ये स्वेटर किस लिए बना रही हो आप? कहीं उन्होंने आपको फोन करके कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं, दामाद जी ने तो मुझे कोई फोन नहीं किया। अगर ऐसा है तो आप ये किस बच्चे के लिए स्वेटर बना रही हैं? अरे तेरी बड़ी बहन माँ बनने वाली है ना, बस उसके बच्चे के लिए ही मैं स्वेटर बना रही थी। क्या सच में? इसका मतलब दीदी और मैं एक साथ माँ बनने वाले हैं? माँ आप नानी बनने वाली हो, ये तो मैं आपको बताने आई हूँ। खा मेरी कसम कि तू सच बोल रही है, मैं एक साथ 2 बच्चों की नानी बनूंगी। हाँ माँ, आप मेरे भी बच्चे की नानी बनने वाली हैं और मैं तो मौसी भी बनने वाली हूँ, पर दीदी ने मुझे बताया क्यों नहीं? कोई बात नहीं, वो भी अपने ससुराल में व्यस्त होंगी जैसे मैं हूँ। अब तो माँ आप मेरे भी बच्चे का स्वेटर बनाएंगी ना? हाँ हाँ जरूर बनाऊंगी, तो चिंता मत कर। अभी तो मैं सिर्फ एक बच्चे का स्वेटर बनाने के लिए उनका गोला लाई थी, तेरे बच्चे के लिए भी बना दूंगी। अरे तू इतनी देर से मेरे पास आ रखी है, मैं तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे माँ तुम क्यों उठ रही हो? तुम बच्चे का स्वेटर बनाओ, मैं चाय बना लेती हूँ। ये कहकर अनन्या 2 कप चाय बना देती है और अपनी माँ के साथ थोड़ी बहुत बातें करके चली जाती है। कुछ महीने गुजर जाते, शांति अपनी बड़ी बेटी से मिलने उसके अमीर ससुराल पहुंच जाती है। अरे सोफिया बेटा, कैसी है तू? ये ले, मैं तेरे लिए ताजा फल लेकर आई हूँ, इसे तू खाना, बच्चा बहुत तंदुरुस्त होगा। ठीक है माँ, आप आई भी हो तो मेरे लिए ये लेकर आई हो, मुझे लगा कुछ अच्छा सा लेकर आओगी। बेटा तू तो जानती है तेरी माँ के हालात कैसे हैं, और मुझे लगा अभी तेरे लिए यही ले जाऊं। ऐसे में फल खाना भी तो जरूरी होता है, और पपीता बिल्कुल मत छुइयो। अरे शांति जी आ गई आप, और सब कैसा चल रहा है? मन लगता है? शांति जी बेटी के बिना कहाँ किसी का मन लगता है। सोफिया तेरा पेट देखकर लग रहा है 6ठा महीना लग गया है। तो बहन जी मैं सोच रही थी कि अगले महीने मैं अपने घर पर सोफिया की गोद भराई की रस्म कर लूं। वो क्या है ना, मेरी छोटी बेटी भी गर्भवती है, मेरी दोनों बेटियों की एक साथ मायके में गोद भराई की रस्म हो जाएगी। अब मैं क्या बोलूं, मेरे रिश्तेदार आते तो उन्हें भी अच्छा लगता और आपके गरीब घर में क्या ही अच्छा लगेगा। पर कोई बात नहीं, आप अपनी बेटी की गोद भराई वहां कर लीजिए, आपके मन की भी होनी चाहिए ना। और हाँ, गोद भराई करो तो बहुत अच्छे से करना आप। जी मैं कोशिश करूंगी। अच्छा सोफिया बेटा, ये तो अब लात मारता होगा ना, मैं देखूं? ऐसा कहकर शांति अपनी बेटी के पेट पर हाथ रखती तो सोफिया झटके से उसका हाथ हटा देती है। माँ ये क्या कर रही हो? अपना हाथ ऐसा वैसा मत लगाओ, कहीं मैं बीमार हो गई और मेरे साथ मेरा बच्चा भी बीमार हो गया तो? हाथ तो धो लेती। माफ करना सोफिया, खुशी के मारे मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा कुछ खाने को दे देती, भूख लग रही है, सुबह सुबह तेरे पास यूं ही मिलने आ गई। माँ क्यों बहाने बना रही हो? मुझे पता है मेरे अमीर ससुराल में तुम ठूसने आई हो। कोई बात नहीं, रामू काका जरा चाय पकौड़े लाकर दे दो। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ गरीब है, पता नहीं घर पर खाती भी होगी या नहीं, पर हम इन्हें अच्छे से खिला पिलाकर भेजेंगे। हाँ माँ ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सोफिया नौकर से कहकर अपनी माँ के लिए अच्छा अच्छा खाना लगवा देती है, लेकिन शर्मिंदगी के साथ शांति उस खाने को नहीं खा पाती और हाथ जोड़कर वहां से चली जाती है। मुझे बहुत बुरा लगा, सोफिया को ऐसा नहीं कहना चाहिए था अपनी सास के सामने, पर कोई बात नहीं, बड़े घर चली गई है ना तो थोड़ा उसी लहजे में बोलने लग गई है। पर मैं उसकी माँ हूँ, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए मुझे।
अब यहाँ तक आई हूँ तो छोटी बेटी से भी मिल लेती हूँ। ऐसा कहकर शांति अपनी छोटी बेटी के घर चली जाती है, जहाँ वो अपनी गरीब कुटिया में भी माँ को सम्मान से बिठाती और चाय नाश्ता देती है। रात का खाना खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं होता तो अनन्या गर्भवती अवस्था में भी दुकान से उधार राशन ले आती है और अपनी माँ के लिए पूरी कचौरी बनाने लगती है। अरे माँ खाओ ना, मैं तुम्हारे लिए ये सब बना रही हूँ। अरे तू क्यों हो ऐसे समय में इतना उठ बैठ रही है? मनोरमा जी आप इसे कुछ समझाइए। अरे शांति बहन, मैं इसे कितना समझाती हूँ तब जाकर ये टिकती है, पर आज आपके सामने खुशी के मारे थम ही नहीं रही है। ये सुन शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खाना खाकर अपनी बेटी को घर पर गोद भराई करने का न्योता दे आती है और 1 महीने की तैयारी के लिए वह फिर से चाय की दुकान पर बाजार में लोगों को चाय देने चली जाती है और एक और ऊन का गोला लाकर अनन्या के बच्चे के लिए स्वेटर बनाने लगती है और जल्दी ही दोनों का 6वां और 7वां महीना लग जाता है। गोद भराई के दिन शांति अपनी गरीब कुटिया में फूल पत्ते लाकर लड़ी और तोरण लगा देती है, रंगोली से घर सजा देती है। वैसे तो आज मैंने खीर पूरी भी बनाई है। सुबह के 11 बज गए हैं, 10 बजे का न्योता था। ये दोनों की दोनों आई क्यों नहीं अभी तक? पहले सोफिया से बोलती हूँ। इस फोन में कुछ दिखाई भी तो नहीं देता। जैसे तैसे अपने टूटे हुए फोन से शांति अपनी बेटी को फोन करती है, जहां वह अपने ससुराल में गोद भराई करने की बताती है। यह सुन शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी अमीर बेटी के ससुराल पहुंच जाती, जहां गोद भराई की बहुत शानदार तरीके से सजावट की गई थी और लोग उसकी बेटी को महंगा महंगा तोहफा दे रहे थे। ये देख शांति शर्मिंदा होती है। मेरी बेटी के सास ससुर ने सोने की चेन, चांदी का ग्लास दिया है। मैं तो ऐसा कुछ लेकर नहीं आई सिवाय स्वेटर के। सोफिया, तेरी गोद भराई की रस्म मेरे घर रखी थी, तो आई क्यों नहीं? माँ, आज मेरी गोद भराई हो रही है और आप चाहती हैं कि मैं आपकी गरीब झोपड़ी में अपनी गोद भराई की रस्म करूं, जहां मेरी एक भी फोटो अच्छी सी नहीं आएगी। और हमारे यहाँ के रिश्तेदार मेरे छोटे से मायके में कैसे रहेंगे? और आपके गरीब हालात देखकर इतना तो मैं समझती हूँ कि आप मेरे लिए ज्यादा अच्छा तोहफा नहीं लाई होंगी। या आपके हाथ में बच्चे का स्वेटर है, यही लाई है ना आप? रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए ये बकवास सा स्वेटर। मैं अपने बच्चे को अच्छा स्वेटर पहनाऊंगी। सोफिया, एक बार स्वेटर तो ले ले, मैंने बहुत प्यार से बनाया है। अरे आप जाओ ना, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रही हो यहाँ सबके सामने? उस दिन भी भुक्कड़ की तरह खाने आ गई थी मेरे ससुराल में। मुझे नहीं पता था सोफिया, तू अपनी माँ के बारे में ऐसा सोचती है। चलती हूँ, भगवान तुझे और तेरे होने वाले बच्चे को बहुत आशीर्वाद दे। अमीर बेटी के ससुराल में गरीब माँ की इज्जत की खूब खिल्ली उड़ाई जाती है। आंखों में आंसू लेकर शांति घर लौट आई तो वहीं उसकी पड़ोसन भी ऐसे ही ताने मारती है। क्या हुआ? अमीर बेटी के घर गई थी, लगता है बेइज्जत होकर आई है। और वो तेरी तैयार की गोद भराई की रस्म में भी नहीं आई। अमीर तो अमीर, तेरी गरीब बेटी भी नहीं आई। शांति अपने घर की सजावट उतार ही रही थी कि उसकी गरीब बेटी और उसके ससुराल वाले वहां आ जाते हैं। माँ, आप ये क्या कर रही हो? मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी। और दीदी कहाँ है? वो नहीं आई तो मुझे लगा तू भी नहीं आएगी, इसीलिए। माँ जी, आपने मेरी पत्नी के लिए इतने मन से गोद भराई की रस्म करने की सोची है तो कीजिए ना। फिर खुशी से सास और माँ दोनों अनन्या के हाथ में शगुन का नारियल और चुन्नी उड़ाकर गोद भराई की रस्म पूरी करती हैं। अपना बनाया हुआ स्वेटर देती हैं, साथ ही खुशी का नाच गाना भी होता है। मैंने अपनी दोनों बेटी के लिए कितना कुछ सोचा था, पर हुआ क्या? सोफिया ने अपने ससुराल वालों के सामने मेरी इज्जत उतार दी, मजाक बनवाया। लेकिन अनन्या बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। भगवान, आप उसकी झोली हमेशा खुशियों से भरे रखना। अरे आप क्या सोच रही हैं? नाचिए ना, आपकी बेटी की गोद भराई है। एक नए मेहमान के आने की खबर है, दिल में लहर है। एक नए मेहमान के आने की खबर है, दिल में लहर है। इसी के साथ गरीब माँ अपनी गरीब बेटी की बहुत अच्छे से गोद भराई करती है। तुम पांचों को मैंने कितनी बार समझाया है, अरे जब तक हमारी कंपनी की सेल नहीं निकलेगी तब तक तुम्हारे इस ऑफिस के काम करने का कोई फायदा नहीं है। कितने महीने से देख रहा हूँ, ऑफिस में आती हो, लंच करती हो और शाम को चली जाती हो। मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी कंपनी में सेल नहीं होगी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी से बाहर निकाल दूंगा। बॉस इतना कहकर वहां से चला जाता है। यार अब तो हद हो गई है, और कब तक हमें अपने बॉस की बकवास सुननी होगी। अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता नौकरी करने का। मन करता है कि जल्दी से शादी कर लूं और अपने पति के साथ सेटल हो जाऊं। सही बोल रही हो बहन।
आखिर कब तक हम पांचों बहनें ऐसे नौकरी करते रहेंगे? टाइम पास करने के लिए नौकरी की थी, लेकिन मैंने सोच लिया है कि आज ही घर जाकर माँ और बाबूजी से कह दूंगी कि वो हमारी शादी करवा दें। मुझे भी शादी ही करनी है अब। जब तुम चारों शादी करोगे तो मैं भी करूंगी, मैं क्यों पीछे रहूं? पांचों बहनें ऑफिस से खुशी से घर आती हैं। जितना उन्होंने फ्रस्ट्रेशन अपने सर पर अपने बॉस का लिया था, घर आते ही सारा अपने माता पिता पर निकाल दिया। अब उन्हें शादी करनी थी तो उनके माता पिता ने उनके लिए लड़के ढूंढे और फौरन उनकी शादी करवा कर उन्हें ससुराल भेज दिया। हाँ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है, आज से तुम इस घर की बहू हो। मनोरमा बहुत प्यार से अपनी 5 बहू का गृह प्रवेश करती है। अरे क्या बात है, हमारा ससुराल तो बहुत ही लाजवाब लग रहा है। सभी कितने समझदार हैं और हमारी सास को देखो कितना प्यार जता रही है हमारे ऊपर। बस अब तो हमारी लाइफ सेटल है। जैसा कि वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं था। शादी के पहले और दूसरे दिन तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन तीसरे दिन उन्हें घर के कामों में व्यस्त होना पड़ा। भाभी, अब आप आ गई हो तो हमें घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो घर में कितने सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। सब लोगों के कपड़े गंदे हैं क्योंकि शादी में हम लोगों ने सारे कपड़े इस्तेमाल कर लिए और कुछ रिश्तेदार आए थे तो उन्हें भी देने पड़े। आप जरा कपड़े धो देना। निहारिका के कहने पर 5 बहू कपड़े धोने चली जाती हैं। चलो घर के छोटे मोटे काम तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, अब कौन सा हमें नौकरी पर जाकर किसी की बातें सुननी है। वो सभी बहुत खुश थे कि तभी अचानक से उनकी सास आ गई और उनसे कहने लगी, तुम पांचों यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये काम छोड़ो, घर पर कुछ मेहमान आए हैं, उनके नाश्ते का इंतजाम करो। ये सुनते ही पांचों हैरान हो गईं कि अब उन्हें कपड़े धोने के बाद घर पर आए हुए मेहमानों का नाश्ता भी करवाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी कपड़े धोकर सुखा दिया और उसके बाद रसोई में गईं और आए मेहमानों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। 5 बहू हैं और देखो कितनी बकवास चाय बनाई है। मनोरमा गुस्से भरी नजर से 5 बहू को देख रही थी। आखिर ऐसा भी क्या कर दिया हम लोगों ने जो माँ जी हमें ऐसे गुस्से भरी नजर से घूर रही हैं? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। चलो मनोरमा बहन, तुम्हारे घर आकर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारी 5 बहू हैं, लेकिन नाश्ते में थोड़ी कमी रह गई, थोड़ा सा सिखा दो इन्हें। अरे मायके में नौकरी किया करती थी मेरी बहू, अब घर में आकर काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए अभी ठीक से आता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। इस तरह सुजाता वहां से चली जाती और मनोरमा उनके जाते ही अपनी 5 बहू को सुनाने लगती है। करवा दी ना मेरी बेइज्जती, यही उम्मीद थी तुम 5 से। अरे कम से कम अच्छा खाना पीना बनाना तो सीख कर आती। ये सब सुनकर 5 बहू हैरान हो जाती हैं। अब रोजाना उन्हें घर के सारे काम अकेले करने पड़ते हैं। ऊपर से सुबह से शाम वह रसोई में ही रहती हैं। भाभी मेरे लिए अंडा ब्रेड देना। भाभी नाश्ते में मेरे लिए पोहा बना दीजिए। बहू मेरे लिए तो उपमा या खिचड़ी बना देना। हाँ, हम बहू नहीं बावर्ची हैं, जो मन करेगा वही फरमाइश आ जाएगी और हम बना कर दे भी देंगे। अब तो हद हो गई है, रोजाना सुबह से शाम तक हमें रसोई में ही रहना पड़ता है और उनकी फरमाइशों को पूरा करना पड़ता है। पता नहीं कैसा भुक्कड़ ससुराल है हमारा। इस तरह 5 बहू को अपने ससुराल में भुक्कड़ परिवार वालों के लिए सुबह शाम नाश्ता बनाना पड़ता है। एक दिन वह थक जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। अपनी नौकरी से दुखी होकर तो हमने शादी की थी, अब शादी से दुखी होकर ऐसा लग रहा है जैसे नौकरी दोबारा से करनी पड़ेगी। दोबारा से नौकरी कैसे करेंगे? अरे नौकरी करने के लिए घर वालों की परमिशन भी तो चाहिए। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, अगर हम नौकरी करेंगे तो हम अपने ससुराल से थोड़ा दूर रहेंगे और हमें इतने काम भी नहीं करने पड़ेंगे। हाँ यार, सही बोल रही है। नौकरी करेंगे तो हमारे ससुराल में हमारी वैल्यू भी रहेगी और फिर ठंड भी आ रही है, अपने ऑफिस में रहेंगे तो घर के पानी के कामों से थोड़ा बच जाएंगे। इस तरह 5 बहू नौकरी करने का सोचती हैं और वह अपनी सास को बोलती हैं, ठीक है घर के कामों में तो तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम नौकरी ही कर लो। इस तरह सास उन्हें ठंड में नौकरी करने के लिए कह देती है, लेकिन उन्हें अभी आगे के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। ठंड में नौकरी तो उन्होंने शुरू कर दी थी और 1 महीने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब महीने पर सैलरी आई और उन्होंने अपनी सास के हाथ पर नहीं रखी तो सास और नंद को ये बात खटक गई। देखा माँ, ठंड में घर के सारे काम हम दोनों करते हैं और इन 5 ने आपको तनख्वाह तक नहीं दी, तो फिर क्या फायदा ऐसी नौकरी का? इस बात पर तो गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन क्या करूं, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन मनोरमा सुबह के वक्त किचन में आ जाती और 5 बहू से कहती है, देखो जाने से पहले सभी के नाश्ते का ख्याल रखना। सभी को अपनी पसंद के हिसाब से नाश्ता चाहिए होता है और मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, इसलिए तुम्हें सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। मनोरमा इतना कहकर सभी के नाश्ते की लिस्ट उन्हें देकर चली जाती है।
अरे यार, हद हो गई है हमारी सास की तो। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और अब देखो। अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम इस घर की बहू हैं तो हमें ये सब करना ही होगा। अब रोजाना पांचों बहू सुबह शाम रसोई में खाना बनाती रहती हैं। सुबह वह सभी की पसंद के हिसाब से खाना बना रही होती हैं, उसमें भी सब उन्हें बीच बीच में काम बताते हैं। अनामिका, अनामिका, कहाँ हो तुम? मेरा पर्स, मेरी शर्ट मिल नहीं रही है। जल्दी से मुझे मेरा पर्स निकाल कर दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अभी तो अंडा ऑमलेट भी नहीं बना और इन्होंने मुझे आवाज लगाना शुरू कर दिया। अभी आती हूँ मैं। अनामिका ऐसा कहकर वहां से जाती है और राहुल को उसकी शर्ट के साथ पर्स भी देती है। इतना काम तो तुम खुद भी कर सकते थे ना। अरे तुम हो तो मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? चलो जल्दी से मेरा नाश्ता टेबल पर लगा देना, मुझे ऑफिस जाना है। अनामिका फौरन रसोई में जाती है और अपनी बहनों के साथ नाश्ता तैयार करवा कर वह टेबल पर लगाती है। ऐसे ही शाम का वक्त होता है। शाम के वक्त जब वह थक कर ऑफिस से घर आती हैं तो उन्हें घर में आते ही अपनी सास की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता है। आ गई तुम पांचों, चलो आज शाही पनीर की सब्जी, पूड़ियां और थोड़ा सा रायता बना देना। मनोरमा इतना कहकर चली जाती है। ठंड में रसोई के अंदर जाकर पांचों बहू खाना बनाती हैं और ऊपर से उन्हें रात के बर्तन भी धोने पड़ते हैं। ठंड से बचने के लिए ही तो हमने नौकरी शुरू की थी, लेकिन देखो ना, ठंड में कमाने के बाद भी हमारे ससुराल वाले हमसे मजदूरों की तरह घर में कितना काम करवा रहे हैं और उनके भूख का तो कोई ठिकाना ही नहीं। कितना खाना खाते हैं ये लोग, पुक्कड़ कहीं के। पांच बहू बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी सास और घर वालों से एक बार भी कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद घर पर मेहमान आए। उस दिन पांच बहू की छुट्टी थी। सुबह से वह रसोई में ही काम कर रही थी। अच्छा सुनो, नाश्ता तो हो गया, लेकिन अभी घर पर कुछ मेहमान आए, उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो, और हाँ, शिकायत का मौका मत देना। मनोरमा इतना कहकर चली गई और पांचों कमाने वाली बहू ने घर की जिम्मेदारी को समझते हुए खाना बनाना शुरू कर दिया। वह ठंड में बढ़िया पकवान बनाकर खाने की टेबल पर लगा देती हैं। इसके बाद वह रसोई में साफ सफाई और बर्तन धोने पहुंच जाती हैं। इतने में पीछे से मनोरमा अपने रिश्तेदारों से कहने लगी, तो कैसी है बहन तुम्हारी बहू? अच्छे से घर तो संभाल रही है ना? हाँ हाँ ठीक ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। आजकल की लड़कियों को तो तुम जानती ही हो। अरे वही हाल हमारे घर में भी है, एक काम कर नहीं सकती मेरी बहू, ऊपर से नौकरी पर जाती हैं कमाने। हमारे खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता इन्हें, रोजाना देर शेर खाना खाने को मिलता है। रसोई से ये सब बातें सुनने के बाद पांचों बहू को गुस्सा आ जाता है और इस बार वह अपने आप को रोकते ही नहीं, वह गुस्से में बाहर आती हैं और एक के बाद एक कहने लगती हैं, अच्छा माँ जी, आपने रिश्तेदारों को ये नहीं बताया कि सुबह सुबह 10 तरह की वैरायटीज तो नाश्ते में हम लोग बना कर देते हैं आप लोगों को। आपने ये भी नहीं बताया कि जाने से पहले हम घर के सारे काम भी करके जाते हैं। ये क्या माँ जी, आपने तो ये भी नहीं बताया कि हम लोग जितना कमाते हैं वो सब आपके खाने पीने में ही खत्म हो जाता है। आप लोग हमसे जो फरमाइश करती हो, पिज्जा, मोमोज, बर्गर की, वो सब हमारी कमाई से ही आता है, लेकिन आज तक हमने कुछ बोला नहीं होगा। घर भी संभालना, आप लोगों की भूख का भी ध्यान रखना और रात को ऑफिस से आने के बाद भी खाना बनाना, इसके अलावा और आप चाहती क्या हो हमसे? ये सब सुनकर सावित्री हैरान होती है। सच कहूं तो मनोरमा बहन, मुझे तो तुम्हारे ऊपर घिन आती है कि तुम इतनी अच्छी बहू होने के बाद भी उनकी बुराई कर रही हो। बहू कमाने से लेकर तुम्हारी भूख का ध्यान रखती, इसके अलावा और क्या चाहिए? सावित्री ऐसा कहकर वहां से चली जाती और मनोरमा अपनी बहू से आंख तक नहीं मिला पाती। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। तुम पांचों ने बहुत मेहनत से कमाया और हम सबकी फरमाइश भी पूरी की, ऊपर से ठंड में तुमने घर के सारे काम भी किए। मनोरमा इतना कहती है कि पीछे से निहारिका भी बोलने लगी, अरे माँ, कैसी गलती? कोई गलती नहीं की आपने। ये सब तुम्हारा किया धरा है, आज से तुम घर के काम करोगी और पांचों बहू कमाएंगी। इस तरह से अब मनोरमा घर के काम अपनी बेटी से करवाती और बाहर के काम बहू देखती है और इसी के चलते पांचों बहू अपनी सास के हाथ में अपनी तनख्वाह भी रखने लगती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।